चलो, तो इतने दिनों से तुम लोग सब पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, सारा सब कुछ है। रिजल्ट आ गया प्रीलिम्स का। ठीक है, वैसे तो सब 10+2 वाले हो, फ्रेशर हो, मतलब एक ही स्टूडेंट था हमारे जो रिपीटर था, और वो भी पास हो गया क्लासरूम में से। मतलब ऑनलाइन बहुत सारे हुए हैं, वो अलग चीज़ है ना। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ये आइडिया अभी से दे देना चाहता हूँ कि आप जब पढ़ाई करो, घर पे जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हो, मतलब क्लासेस तो आपकी हो रही है, ज्योग्राफी आपने पढ़ी है, इकोनॉमी आपने पढ़ी है, पॉलिटी आपकी हो गई, हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स आपको मिल रहे हैं, है ना। तो अब हम ये देखें कि जब हम मेंस के लिए पढ़ते हैं तो पढ़ने में हमको क्या क्या बदलाव लाने पड़ते हैं। जैसे मैं आपको बता, ये दो एक बार, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जैसे बजट की हम बात कर लेते हैं, है ना। तो ये 3 पन्नों का आपको बजट मैंने दे दिया, इसको आपको पढ़ना है। तो अभी तक तो आप कैसे पढ़ रहे थे? सिंपल, मैंने बताया कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें आपको आंसर्स ढूंढने हैं। आपके पास में ये मौका होता है कि जो दी हुई चीज है उनमें से क्या सही है उसका हम पता लगा ले, बस। जैसे ही ऐसा हमने किया, हमें उस चीज में मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, यही होता है ना। 1 मिनट। तो हमारा मुद्दा क्या है कि हम कैसे पढ़ें, या क्या हमारी अप्रोच होनी चाहिए, यही तो मुद्दा है। तो अब जैसे मान लो इस बजट को ही हम पढ़ रहे हैं, तो अगर मान लो आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे थे, यही मुद्दा चल रहा था हमारा, इससे भी हम बात कर रहे थे। तो मैंने बोला था कि आपको कुछ नहीं करना, आपको चीजों से फैमिलियर होना है। जैसे मान लो बजट का ही कोई डेटा है कि कितना करोड़ रुपया हमारा राजस्व घाटा रहा, या फिर कितना करोड़ रुपया हमारा जो है राजस्व व्यय रहा, कितना हमारा राजकोषीय घाटा रहा, या फिर हम जो है वर्ष 2030 तक कितने बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं, ये सारा। तो आपको सीधा बस एक याद रखना है कि भाई ये याद रहे हमें, है ना। और एक इसमें क्या याद होना चाहिए, बस ये दो डेटा आपको फैक्ट याद रखने, कि 2030 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, है ना। इसी पे क्वेश्चन पूछेगा, सिंपल। लेकिन मान लो इसी चीज को आपको मेंस के लिए पढ़ना है, तो फिर आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि आज की तारीख में आपकी अर्थव्यवस्था कितनी है। तो आप जब हमारी ग्रोथ की हम बात करेंगे या हमारे पर्सपेक्टिव की बात करेंगे, तो हमें यह ध्यान होना चाहिए कि आज की तारीख में तो हम इतने लाख, जैसे कि इसमें कितना दिया, 19 लाख करोड़ कुछ दिया है। पिछले साल शायद 16 लाख करोड़ के करीब थी, तो अब प्रचलित दरों पे देखें तो 19 लाख करोड़ रुपए के करीब हम है, और हमको कहाँ पहुंचना है, इतने बिलियन पर। तो आप उसको बिलियन में कन्वर्ट कर सकते हो, जो भी हमारी है अभी उसको आप कन्वर्ट करोगे, गूगल पे जस्ट डालो, आपका कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो इतने बिलियन पर अभी हम हैं, और इतने बिलियन पर हमको जाना है। तो ये बैक वाला क्यों, वो गैप पता चल सके, जिस गैप की हमें अब उस पर काम करना है। अब फिर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि केवल हम यही नहीं पढ़े कि हमको 2030 तक 300 बिलियन डॉलर बनना है। आपको सीधा प्रश्न लिखा हुआ जाएगा कि राजस्थान को 2030 तक 350 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे। क्या आएगा, आप क्या क्या उपाय सुझाएंगे। अब आप मुझे बताओ, क्या इस प्रश्न का उत्तर आपको कहीं पर लिखा हुआ मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। एक जगह मिल सकता है, इकोनॉमिक रिव्यू में, अगर वो कवर अप किया हुआ है तो। अगर नहीं किया हुआ, तो ऐसे में हमको अब हमारी अर्थव्यवस्था पर एक नजर डालनी पड़ेगी, और वो पूरा का पूरा आंसर आपको इन्हीं से क्षेत्रों में, जो बाकी चीजें दी हुई है ना, उन्हीं में मिल जाएगा। जैसे देखना आप, हम क्या कर सकते हैं, सरकार वो ही कर रही है जो एक्चुअल में करना है। 350 बिलियन डॉलर का टारगेट किसका है? राजस्थान सरकार का। और राजस्थान सरकार वो काम आज से करेगी, तभी जाकर तो वहां पहुंचेगी। तो आज की तारीख में सरकार क्या कर रही है, तो अब हम देखेंगे भाई, पेयजल और ऊर्जा ये सब तो एक हमारा नॉर्मल चीजें हैं। हम ये देखेंगे इसमें से हमारा डेवलपमेंट, या फिर जो बोलते हैं अर्थव्यवस्था में वृद्धि होने वाले कौन कौन से कारक हैं। तो उन कारकों में जैसे हम देखेंगे जहां से पैसा आता है, अब हमें उसके लिए देखना पड़ेगा हमारी अर्थव्यवस्था में कौन कौन से सेक्टर का कितना कितना योगदान है।
बेसिकली अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली चीज है, ठीक है। इसी तरह से हम देखें तो एग्रीकल्चर का भी हमारा बहुत बड़ा एक योगदान है। इस देश के स्तर पे अगर हम देखें तो 18% योगदान होता है जीडीपी में, लेकिन हमारे यहाँ पर वही जीवीए में ये योगदान लगभग 27-28% तक जाता है। किसका? सर्विस सेक्टर की बात करें तो हमारा 45-46% के करीब योगदान रहता है। रेवेन्यू नहीं, ग्रोस वैल्यू एडिशन में। जो ये बिलियन डॉलर में अर्थव्यवस्था देखी जाती है ना, ये वो ग्रोस वैल्यू एडिशन के आधार पर देखी जाती है। हमारी जो जीडीपी होती है ना, उसके आधार पर हम ये निकालते हैं ना, ठीक है। तो जीडीपी से जीवीए कैसे निकाला जाता है और ये सारे सबको इसके फॉर्मूले हैं, वो जब कब हम राजस्थान उसमें इकोनॉमी की बात करें तब की बात है। लेकिन मैं मुद्दा समझाना चाहता हूं कि जब हम बजट को पढ़ें तो हम क्या देखें। तो हम ये देखें कि जब हमारे सामने जैसे ये लाइन आई कि वर्ष 2030 तक 350 बिलियन अर्थव्यवस्था, तो हमारा दिमाग क्लिक करना चाहिए वहीं पे। ये किसी टेस्ट सीरीज में मिले तभी हमें नहीं देखना है, ये हमें पहले ही देखना है कि 350 बिलियन डॉलर के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो इसके लिए आप और मदद ले सकते हो, जैसे गूगल की। आपने जनरल इस चीज को सर्च किया कि वर्ष 2050 तक राजस्थान को 30 बिलियन डॉलर, 350 बिलियन डॉलर, तो हो सकता है इसको लेकर के कोई सरकार ने कोई श्वेत पत्र ही जारी कर रखा हो, कोई शोध पत्र पहले से निकला हो, कोई आर्टिकल अखबार में छपा हुआ हो, तो वहां से हमको डायमेंशंस मिल जाएंगे। तो जैसे हमें क्या करना पड़ेगा, रोजगार के अवसरों का सृजन करना पड़ेगा, स्किल डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हमको करना पड़ेगा। जैसे राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम में 35 लाख करोड़ के एमओयू हैं, अब वो एमओयू धरातल पर लाए जाए, उसको करना पड़ेगा। तो उसके लिए इस बार के बजट में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात की गई है कि कितना सीरियसली या कितना इजीली लोगों को उनके जो एमओयूज है उनको चेंज किया जा सकता। तो एमपीयू का गठन करने की बात इसमें लिखी हुई थी, आपने पढ़ा होगा कि जो राइजिंग राजस्थान है उसके एमओयूज को लाने के लिए एमपीयू एक मतलब एक यूनिट जो पूरा का पूरा इस चीज को मॉनिटर करेगी, ठीक है, और इस चीज को अपने अंजाम तक पहुंचाने का काम करेगी। तो ये आपको पढ़ना है और यही तरीका होना चाहिए। जब तक आप ये हैबिट डेवलप नहीं करेंगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का। फिर उसके बाद आता है जैसे पेयजल में क्या आ रहा है, कुछ नई योजना है। जैसे अब इसमें नया तो कुछ नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन शहरी प्रारंभ होगा, तो अब मुख्यमंत्री जल जीवन मिशन ग्रामीण प्रारंभ हुआ, उसी की तर्ज पर शहरी है, ठीक है। फिर हम और देखना पड़ेगा जैसे ऊर्जा में, तो हम क्या करने वाले हैं, तो हम इसमें जैसे देखो 6400 मेगावाट का अतिरिक्त उत्पादन करने वाले हैं, 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य में शुरू करने वाले हैं, निशुल्क सौर संयंत्र की स्थापना, ठीक है, निम्न आय वर्ग के परिवारों के लिए सामुदायिक सौर संयंत्र। भाई 2025-26 में 6400 मेगावाट का अतिरिक्त मतलब आज जो हम उत्पादन कर रहे हैं ना उसके अलावा हम करें, ठीक है। और ये जो 5700 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन के कार्य है ना, इसमें कोई हम इंस्टॉलेशन की बात कर रहे हैं, मतलब 5700 मतलब 5.7 या जो कितना होगा 5.34 के करीब होगा, ये इतने गीगावाट का हम और हमारी कैपेसिटी बिल्ड एक्स्ट्रा कर लें, उस तरह से हमें इसे देखना पड़ेगा, ठीक है। फिर नए कृषि कनेक्शन हम दे पाए तो किसानों तक एनर्जी रिसोर्सेज पहुंचे, उनको एनर्जी सिक्योर हम बना पाए, क्योंकि उनकी लागत बढ़ रही है, तो उनकी लागत हम कम करेंगे तभी जाकर तो जीवीए बढ़ेगा। तो ये भी चीज हो गई है ना, ठीक है। इसी तरह से अब जैसे मान लो सड़क एवं परिवहन की हम बात कर रहे हैं, तो सड़क परिवहन में जो जो चीजें दे रखी है वो कहीं ना कहीं लोगों की मोबिलिटी, जिसको बोलते हैं गतिशीलता, एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसमें सुधार कर रहा है। तो आज भी हम देखें तो हमारे राजस्थान का फुल पोटेंशियल क्यों नहीं आ पाया, हमारे पास में बहुत से चैलेंजेस हैं, भौगोलिक चैलेंज हैं, कई क्षेत्र आज भी कटे हुए हैं, जुड़े हुए नहीं है। अगर निर्बाध तरीके से परिवहन की व्यवस्थाएं नहीं है तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का विकास करना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे खनिज अगर मान लो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है तो कब होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा तब। इसीलिए तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या बोलते हैं कि सड़कें क्या है, धमनियों की तरह, देश की धमनियों की तरह है सड़कें, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने की जरूरत है, उस एंगल को हम ले, ठीक है। इसी तरह 300 बिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था और हमको करनी, तो औद्योगिक विकास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। वो सब तुम जैसे एच की बात कर रहे हो, बीओटी की,
अगर तुम करंट अफेयर्स रेगुलर मेरे देखते हो तो तुम इसका जवाब दे सकते थे। ये HM मतलब होता है हाइब्रिड एन्युटी मॉडल, BOT मतलब होता है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ये मैंने वहां पर पढ़ाया है। सो मैं रेगुलर तुम लोगों को बोलता हूँ, प्रिपरेशन RS की करना कोई एक दिन का काम नहीं है। तुम अगर मेरे इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करोगे पछताओगे बाद में। मैं डेली करंट अफेयर्स अपने एप्लीकेशन पे डालता हूँ, जाना कहाँ पर, ब्लॉग सेक्शन में, और उस ब्लॉग सेक्शन में आप देखना वहां करंट है, एप्लीकेशन के ब्लॉग सेक्शन में करंट अफेयर्स डेली आते हैं। उनमें से अभी हाल ही में मैंने एक डैम जो है श्रीपुरा में, एक डैम डेवलप होगा जिसको हाइब्रिड एन्युटी मॉडल पर तैयार किया जा रहा है। ये मैंने एक न्यूज डाली है, मुझे याद है मेरे दिमाग में क्योंकि मैंने पढ़ा वहां पर और मैंने डाला। तो वो ERT और BOT, ये दोनों जो मॉडल है ये दोनों मिक्स होकर के हाइब्रिड एन्युटी मॉडल तैयार करते हैं, जिसमें निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों मिलकर के काम करते हैं, और उसमें उनका रेशो भी शायद 60:40 होता है। बात समझे? अब मैंने वहां पर ये सारी चीज डाली है, तो कल को क्वेश्चन आ जाए कि हाइब्रिड एन्युटी मॉडल क्या है, तो ऑब्वियसली आपके इसमें बात की गई है, बजट में बात हुई है, तो पूछा भी जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको वहां देखना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं हो तो वहां पर दिक्कत हो जाएगी। तो मैं जो अखबार पढ़ने के लिए आपको रोज बोलता हूँ, न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बोलता हूँ, PYQs रोज करने के लिए बोल रहा हूँ, उसका कारण है कुछ, उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। नेक्स्ट देखो, फिर इसी तरह अब आता है इसमें अगला नेक्स्ट वाला पोर्शन, जैसे कि औद्योगिक विकास। तो ऑब्वियस ही बात है कि उद्योगों का आज भी योगदान बहुत कम है, अब उसको हमको बढ़ाना है। उसको बढ़ाने के लिए देखो यहाँ पर कितने सारे प्रयास किए जा रहे हैं। तो हम पता है कैसे समराइज करेंगे कि क्या करना चाहिए सरकार को। तो देखो जैसे इसमें लिखा हुआ है सिंगल विंडो वन स्टॉप शॉप। तो जो हम बोलेंगे कि परमिशन या जो मंजूरी के जो तंत्र हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जाए, और अधिक से अधिक सेवाओं को वन स्टॉप शॉप में इंक्लूड किया जाए। ठीक है, विविधीकरण किया जाए हमारे यहाँ पर जो उद्योग है उनका। तो राइजिंग राजस्थान जैसे कार्यक्रमों को धरातल पर लाया जाए, क्योंकि राइजिंग राजस्थान एक ऐसा कार्यक्रम था जो निवेश को बढ़ाता है। जब निवेश आता है तो उद्योग धंधे लगेंगे, उद्योग धंधे लगेंगे तो आसपास के क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, और उसके साथ में रोजगार भी मिलेंगे। और ये सारी चीजें मिलकर के और हमारी अर्थव्यवस्था का जो ग्रोस वैल्यू एडिशन है उसको बढ़ा देगी। ग्रोस वैल्यू एडिशन का मतलब होता है आपने कोई एक चीज पैदा की, मतलब 10 रुपए की आपने कोई चीज पैदा की, ठीक है, और उसमें से आपकी 5 रुपए की चीज आपने उसमें खर्च भी कर दी, मतलब उसको पैदा करने में। अरे जैसे किसान गेहूं पैदा करता है, 25 रुपए किलो का गेहूं पैदा कर रहा है और 12 रुपए की उसकी लागत हो गई, ठीक है। तो जो बचा हुआ होता है ना, वो एक तरह से उसका ग्रोस वैल्यू एडिशन होता है। हाँ, मतलब सब्सिडीज को टैक्सेस को जोड़ के घटा के जैसे भी, फाइनली मतलब हमने कितना अर्थव्यवस्था में जोड़ा, वो ग्रोस वैल्यू एडिशन। तो उसका नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं बोलेंगे इसको, प्रॉफिट एक अलग चीज है, वो सेलिंग पे और उन पे चीजों पे काम आती है। मतलब आपने एक चीज खरीदी और उसको बेचा, वो उसकी नेट इनकम की तरह से एकदम देख सकते हैं कि हाँ उसकी वैल्यू इतनी है। हाँ, ठीक है। तो ये ग्रॉस वैल्यू एडिशन उस चीज में देखते हैं, तो वहां पर हम उसको निकाल करके और उसके हिसाब से अंदाजा लगाते हैं हमारी अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट तो आप जब इकोनॉमी पढ़ो तब उस समय देखना। अब और देखो आप, जैसे पार्क्स है, बहुत सारे पार्क दिखाए, खिलौना पार्क, क्यों भाई? खिलौना पार्क अगर बनेगा तो यहाँ पर खिलौने बनेंगे, हमारे यहाँ पर खिलौने बनेंगे तो पूरे देश भर में सप्लाई भी होंगे, सप्लाई होंगी तो राज्य आय का एक नया सोर्स हमारे पास बनेगा, और खिलौने बनाने के लिए हमको लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उनको रोजगार मिलेगा। तो वो सारी चीजें कुल मिला के प्रोडक्शन, चाहे वो सर्विसेज का प्रोडक्शन हो, देखो अर्थव्यवस्था बढ़ने का क्या, GDP बढ़ानी है तो तीनों चीजें बढ़ानी पड़ेगी। आइधर हम सर्विसेज बढ़ाए, आइधर हम उद्योग बढ़ाए, या हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाए। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बहुत तेजी से बढ़ाना इतना सिंपल नहीं है। रीजन क्लाइमेट चेंज और इस तरह की बहुत सी चुनौतियां हमारे सामने हैं। नहीं, जमीन लिमिटेड है, हमारे पास जो उपलब्ध जमीन है वो लिमिटेड है। 3,42,239 किलोमीटर का जो हमारा क्षेत्रफल है उसका केवल कितना 52% भाग हमारे पास शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल होता है, 52%। मतलब 3,42,000 में से लगभग 1,70,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ही है जो हमारे एग्रीकल्चर लैंड के रूप में देखा जाता है। उसमें से भी, इस हिस्से में से भी आधा ही लैंड है जो 2 फसलें देता है, बाकी पर वर्षा पर हम निर्भर होते हैं, ठीक है। और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है
उसको हम नियत नहीं कर सकते। जैसे इस साल टोंक जिले का हमारा जो क्षेत्र है वहां पर कोई पैदावार नहीं है, तो हम ये कहें हाँ हम एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास करें और एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी के साथ में और डेवलपमेंट की बात करें, तो जो सरकार कर रही है, जैसे सरकार के द्वारा ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ऑर्गेनिक फार्मिंग की वैल्यू ज्यादा है। अब हमें स्टेट की वैल्यू बढ़ानी है, स्टेट के जीडीपी को बढ़ाना है, तो हम चाहेंगे कि ज्यादा प्रोडक्शन वैल्यू वाली चीजों को हम उत्पादित करें। जैसे मान लो सगरा बोजका में खजूर है, तो खजूर की वैल्यू कितनी है? जो खजूर है जो आपके सर्दियों में काम आते हैं, डेट्स, उन डेट्स की वैल्यू कितनी होती है? वो किलो में मतलब 400 500 600 रुपए किलो तक जाती है, अच्छी क्वालिटी की हो तो। और एक तरफ आप पैदा कर रहे हो आम, जहां डेट्स बहुत लंबे समय तक संरक्षित प्रिजर्व भी रह सकती है, वहां पर हम जो लोकल पैदा कर रहे हैं वो चीजें नहीं हो सकती। तो इसके लिए पंच गौरव योजना सरकार चला रही है, तो हम कहते हैं पंच गौरव योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हो। अब पंच गौरव क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। अब ये कब पता चलेगा? जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे। उसमें क्या क्या है भाई? एक तो एग्रीकल्चर उत्पाद होना चाहिए, है ना, एक स्पोर्ट्स होना चाहिए, एक टूरिस्ट सेंटर होना चाहिए, ऐसी चीजें ना। ऐसे कर करके 5 चीजें आपकी होनी चाहिए जो आपको हर एक जिले के अंदर डेवलप करनी है। तो जिसको बोलते हैं ना स्थानीय स्तर पर उपलब्ध उत्पादों पर फोकस करना, एक हैंडीक्राफ्ट होना चाहिए ना, ऐसा है। तो 5 चीजें हैं, ये आपको करना है। तो हम उसी चीज को इंक्लूड करके बताएंगे, एक टर्म हम और डाल देंगे कि स्थानीय स्तर पर पंच गौरव जैसे जो अवधारणा है उसको बेहतरीन तरीके से लागू करना, ताकि एक ही चीज पर निर्भर ना होकर के अलग अलग और भी चीजों का विकास हो, मतलब एक्सपोर्ट लायक बनाना। एक जिला एक उत्पाद जैसी योजनाएं अभिनव योजना थी जिसको हमने आगे बढ़ाने की बात की। ठीक है, कृषि आदानों में कमी, मतलब जो कृषि की लागत है उसमें तो कमी आए और उसकी जो वैल्यू इनपुट बढ़े, जैसे प्रोसेसिंग को बढ़ाना। तो अगर हम सादा रॉ मटेरियल देने की बजाय प्रोसेस्ड अगर चीजें देना शुरू करें तो ज्यादा बेटर है कि नहीं? क्योंकि प्रोसेस्ड या प्रसंस्कृत चीजें जो होती है उनकी वैल्यूज बढ़ जाती है। तो कृषि में तो हम इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। उद्योगों में अगर हम आते हैं तो हम नई नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने का प्रयास कर सकते हैं। अब प्रश्न आपको केवल यही नहीं आएगा कि 350 बिलियन डॉलर क्या है या फिर इस कैसे किया जा सकता है। हो सकता है ये भी कि 350 बिलियन डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने में कौन कौन सी बाधाएं हैं, उनका उल्लेख करते हुए उनके समाधान दीजिए। तो अब आपको यह पता रहना चाहिए कि राजस्थान के औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के क्या कारण है। अब इस पर अगर आपको जानना है तो फिर आपको कुलभूषण सर के वो ऑडियोज भी सुनने पड़ेंगे जो वो इंटरव्यू के लिए भी दे रहे हैं, क्योंकि वो मेंस में आंसर राइटिंग में आपको बहुत मदद करेंगे। पर आप में से मुश्किल से कोई सुनता होगा, और ये काम आपको आज से और अभी से करना पड़ेगा। फिर आपके पास ये ऑप्शन नहीं बचेगा कि सर मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, 4 घंटे पढ़ता हूँ, 5 घंटे पढ़ता हूँ, वहां से काम नहीं चलेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जब मैं तैयारी कर रहा हूं तो क्या मैं 360 डिग्री डायमेंशंस पर तैयारी कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, कर रही हूं या नहीं कर रही हूं, उस चीज को मैं देखना पड़ेगा। तो एक लाइन पर देखो हमने कितनी डिस्कशन कर लिया। तो ये हमारा पढ़ने का तरीका अब कैसा होना चाहिए, हमारा ओवरव्यू चीजों को लेकर के कैसा होना चाहिए वो हमें देखना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें एक और चीज हमको आती है देखने को कि जैसे ग्रीन बजट की मैं बात कर रहा था, एक प्रश्न जैसे पीछे आया था कि राजस्थान में चलाई जा रही चिकित्सा क्षेत्र की योजनाओं पर टिप्पणी कीजिए। 2018 में क्वेश्चन आया 10 नंबर का, सीधा क्वेश्चन आ गया। तो आपको हर एक क्षेत्र की पूरा ओवरव्यू कि सामाजिक सुरक्षा के लिए हम क्या प्रयास कर रहे हैं, स्वास्थ्य या चिकित्सा क्षेत्र में हम क्या प्रयास कर रहे हैं। अब इसमें आपको बैक का भी पता होना चाहिए और आगे का भी। तो अब आपको मिक्स करना पड़ेगा राजस्थान का बजट और इकोनॉमिक रिव्यू। मतलब इकोनॉमिक रिव्यू में वो सब है जो वर्तमान में चल रहा है। इकोनॉमिक रिव्यू में भी टॉपिक मिलेगा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, लेकिन उसमें ये मिलेगा वर्तमान में हमारे पास क्या क्या है। और इसमें जैसे लिखा हुआ है, आप इसमें पढ़ रहे हो 148 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर, आयुष्मान आरोग्य मंदिर लिखा हुआ है ना। तो वहां पर पता है क्या मिलेगा? वहां पर मिलेगा कि कितने पहले से बने हुए हैं, कि वर्तमान में हमारे पास इतने चिकित्सालय, इतने जिला चिकित्सालय, इतने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, इतने CHCs कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, ये सारा वहां मिलेगा आपको। लेकिन इसमें अब और क्या ऐड होने वाला है वो मिलेगा। तो सर पहले दोनों दिन के बाद में बजट पढ़ना चाहिए।
दोनों को साथ ही पढ़ना चाहिए, अपडेटेड रह करके कि ये हमारे पास है और ये और हम ऐड करने वाले हैं। आपको सेक्टर वाइज इकोनॉमी, आप क्या सोचते हो इकोनॉमी यही थोड़े काम आएगा, और भी जगह काम आएगा। इकोनॉमी की बहुत सी अवधारणाएं ऐसी है जो आपको, जैसे एसडीजी गोल्स की अवधारणा है, वो आपको ज्योग्राफी में देखने को मिल जाएगी। पॉलिटी की अवधारणा जो इकोनॉमी में आप पढ़ते हो वो आपको सोशियोलॉजी में भी देखने को मिल जाएगी, वो आपको हिस्ट्री में भी देखने को मिल जाएगी। तो वहां से भी आपको रिलेट करते हुए चलना पड़ेगा। जैसे गरीबी की संस्कृति, पॉवर्टी कल्चर करके पूछ लिया पिछली बार क्वेश्चन, तो पहले तो आपको संस्कृति का पता होना चाहिए, तो संस्कृति क्या है, और फिर आपको गरीबी की संस्कृति का पता होना चाहिए। अब ये चीजें कैसे मिलेगी, तो इसका कोई डेफिनेशन कोई डिफाइंड ऐसा सोर्स नहीं है कि वहीं पर मिले। ये आप जनरली जितना ज्यादा पढ़ते जाओगे, खास करके ऐसी टर्म्स अखबारों में आती है, अखबारों में कई बार ऐसे आर्टिकल्स आते हैं जिनके अंदर ये चीजें कवर अप होती है। तो जब भी आपको दिखे कि यार यहाँ पर एक बुक कॉपी अपने पास रखो, ये वाली चीज जो है यहाँ पर हमने इसमें देखी और ये टर्म अलग दिख रही है, हो सकता है कल को अखबार में पूछ ले। आप पेपर सेटर बनो, खुद खुद ये सोचो कि क्या पूछा जा सकता है, लेकिन उससे लिए पहले पीवाईक्यूज का बहुत बढ़िया तरीके से एनालिसिस आप करो। जो भी पीवाईक्यूज अब तक पूछे जा चुके हैं वो आपकी नजरों के सामने होने चाहिए, उनको आपने बढ़िया तरीके से देखा होना चाहिए। तो आपको आइडिया लगेगा कि हाँ यार, जब आप अखबार पढ़ोगे तो आपका दिमाग घूमेगा कि यार मैंने सिलेबस में भी सिलेबस आपकी नजरों के सामने होना चाहिए। सिलेबस पीवाईक्यू मेंस के, पूरा सिलेबस मेंस का आपको टिप्स पर होना चाहिए। आप बाद में याद करना बाकी सब सिंपल आपसे। अब ये तो हो गया कैसे हमें चीजों का ध्यान रखना है। फिर वो टर्मिनोलॉजी, गरीबी क्या है, इस प्रश्न का जवाब देने में पसीने आ जाएंगे लोगों को। टॉपिक है ना हमारा गरीबी, गरीबी क्या है, इतना पूछते ही अरे सर गरीबी तो पता ही नहीं क्या है। मतलब गरीबी समाज के सबसे निचले वर्ग की वो एक दशा है या वो एक स्तर है जहां पर वो एक न्यूनतम बेसिक जो आवश्यकता है उनकी पूर्ति करने में भी सक्षम नहीं होता। जैसे रोटी कपड़ा और मकान, ये भी वो नहीं कर पाता। जैसे हम कैसे नापते हैं गरीबी को, कि कोई व्यक्ति एक आय का इतना स्तर है, वो भी रोज नहीं कमा पा रहा है। जैसे पहले $1.90 होता था, फिर उसको बढ़ाकर अब $2.16 कर दिया। या फिर एक व्यक्ति पोषण के स्तर पे अगर हम देखें तो न्यूनतम इतने किलो कैलोरीज जो है उसको रोजाना लेना है, वो भी नहीं ले पा रहा है, तो वो गरीब है, वो गरीबी रेखा है। तो गरीबी एक प्रकार की स्थिति है, ठीक है, एक वर्ग की, समाज के की, जो बेसिक लाइफ की जो जरूरतें हैं उनको भी प्राप्त करने में सक्षम नहीं होता है, उन्हीं को हम गरीब कहते हैं। किसको बोलते हैं और गरीब। अब उसको और बेटर डेफिनेशन देखनी है तो आप अपनी कुछ ऐसी डेफिनेशन, खास करके जो राजस्थान बोर्ड की एनसीईआरटी की बुक्स में, वो हम आपको लिखवाते हैं नोट्स में, वहां से आपको उनको कवर अप करके चलना है। क्योंकि स्टैंडर्ड डेफिनेशन जब तक नहीं होगी तो कीवर्ड्स नहीं मिलेंगे, और जो आंसर में आपकी कॉपी चेक होती है वहां पर कीवर्ड्स मिलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कीवर्ड्स अगर नहीं मिल रहे आपके मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का प्रश्न जो है ना वो 2 नंबर का नहीं होता है, वो डिवाइडेड होता है। जैसे मान लो आपसे पिछली बार पूछ लिया कि ढूंढाड़ी जो है उसकी कोई 4 उपबोलियां बताइए, तो वो सीधा सीधा 1/2 में क्वेश्चन बट गया। अब आपने 2 लिखे तो 1 नंबर मिलेगा, 3 लिखे तो 1.5 नंबर मिलेगा, 4 लिखे तो 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह से होता है। तो ऐसे हमको अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहिए, चीजों को इस तरह से कवर अप करना चाहिए। तो डेफिनेशंस जितने भी टॉपिक्स हैं, अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, नीति शास्त्र क्या है, मूल्य क्या है, वित्त क्या है, ऋण क्या है, खुद से पूछो ये चीजें। समाज क्या है, समाज शास्त्र आप शुरू करना चाहते हो पहले पूछो समाज क्या है। तो समाज एक अमूर्त अवधारणा है। अमूर्त है या मूर्त है, समाज तो हमारे दिमाग में है ना, एक अमूर्त अवधारणा है जो लोगों के आपसी संबंधों पर आधारित है। समाज में होता क्या है, और लोगों के आपसी संबंधित ताने बानों से कुछ संस्थाएं विकसित हुई है और सबने मिलकर के समाज का निर्माण किया है, जिसमें परिवार हो सकता है, घर हो सकता है, ठीक है, पति पत्नी का रिश्ता हो सकता है, ये सारी जो चीजें, विवाह संस्था हो सकती है, यही तो समाज के हिस्से हैं। पंचायतें हो सकती है, यही तो समाज है, और क्या है। इसकी अलग अलग इकाइयां हैं, उसमें अलग अलग तरह की चीजें हैं। अब जाति और वर्ग आप पढ़ रहे हो मान लो, तो जाति और वर्ग
आप सीधा ही पढ़ना भाई, सिलेबस में उठाया, देखा कि इसमें लिखा हुआ है जाति व वर्ग के प्रकार। पहले ये तो समझो जाति और वर्ग क्या है। मैं आपसे सिंपल पूछूं जाति और वर्ग क्या है, कैटेगराइजेशन करो, इसको कहां रखोगे? तो आपकी डेफिनेशन की एक लाइन तो आपको वैसे मिल जाएगी कि जाति और वर्ग जो है सामाजिक संस्तरण का एक प्रकार है। शुरुआत कैसे करोगे आप अपनी? तो आपकी डेफिनेशन दूसरा क्या करेगा कि जाति एक प्रकार का बंद वर्ग है जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंध होते, ऐसा नहीं। आपको बताना पड़ेगा कि जाति एक प्रकार का सामाजिक संस्तरण है, समाज है, लेकिन समाज में लोग ऊपर और नीचे हैं। जाति क्या करती है? एक ऊपर है, एक नीचे है, एक नीचे, एक नीचे, संस्तर, एक सीढ़ी नुमा स्थिति है। तो जाति क्या है? समाज का एक संस्तर है। वर्ग क्या है? वर्ग भी समाज का एक संस्तर है। आप शिक्षक वर्ग में हो सकते हो, आप मध्यम वर्ग में हो सकते हो, आप निम्न वर्ग में हो सकते हो, आप पेशेवर वर्ग में हो सकते हो, आप नौकरशाह वर्ग में हो सकते हो, लेकिन उनके आधार अलग अलग है। जाति का आधार जन्म है, जाति जन्म के आधार पर मानी जाती है। और जो वर्ग है उनका आधार बहुत सारे हो सकते हैं। क्यों? लिंग हो सकता है, महिला वर्ग, पुरुष वर्ग, आयु हो सकती है, बालक, बालक वर्ग हो गया, प्रौढ़ वर्ग हो गया, वृद्ध का वर्ग हो गया, आपकी हैसियत हो सकती है सामाजिक, आध्यात्मिकता हो सकती है, ब्राह्मण हो सकता है, आस्तिक हो सकता है, नास्तिक वर्ग हो सकता है। तो बहुत से आधार है। एक आधार तो पेशा हो सकता है आपका, वर्ग का आधार, आपका समाज में हैसियत हो सकती है। ये सारे वर्ग के आधार हो सकते हैं, नहीं हो सकते? ये आप में थिंकिंग डेवलप होनी चाहिए। अचानक से कोई किसी चीज में कुछ भी बोल ले, आप तैयार हो, क्योंकि पेपर में आपके ऐसे ही आने वाले हैं। तो जब आप पढ़े तो उस समय, पढ़ते समय आप उन्हीं डायमेंशंस को कवर करते हुए चले। अगर वो करोगे तो मेंस का पेपर देना बहुत इजी हो जाएगा। और अगर आपने अपने आप को बांध लिया किसी भी कंटेंट से कि नहीं मैं तो बस ये कंटेंट पढ़, नहीं, जो है वो हमारे पास होना चाहिए, और जो आ सकता है उसको हमें अपने साथ में समाहित करना चाहिए। लेकिन हर एक टॉपिक के कुछ बेसिक चीजें हमको याद होनी ही चाहिए। वो तो हमको पता ही चाहिए। तो क्या, क्यों, कैसे, ये प्रश्न आप हर जगह पूछो अपने आप से। गरीबी क्या, गरीबी क्यों, गरीबी कैसे, इन तीनों प्रश्नों के जवाब ढूंढो तो आपका जुड़ाव होगा आपको इस टॉपिक से अपने आप। ठीक है? फिर उसके कितने प्रकार हैं, तो ये बैठे बैठे आप अपने आप से पूछते रहो। तो यहां से जब आप इन चीजों को ढूंढोगे तो हो सकता है कुछ चीजें आपके सिलेबस में ना भी हो, तो भी आप उन तक पहुंच पाओगे। फिर अब जैसे परिभाषाएं होती है बहुत सी चीजों की, जैसे पिछली बार पूछा है एंजल इन्वेस्टर है, एंजल इन्वेस्टर पे प्रश्न आया। तो अब आपको एंजल इन्वेस्टर देखना है तो आपको उससे जुड़ी संस्थाएं जो है उनकी ऑफिशियल डेफिनेशंस पे ध्यान देना चाहिए। जैसे निवेश से जुड़ा हुआ मुद्दा है एंजल इन्वेस्टर, निवेश को रेगुलेट करता है सेबी। तो एंजल इन्वेस्टर की परिभाषा भी कौन देगा कल को? सेबी देगा। तो सेबी की वेबसाइट पे आप जाके देखो। जैसे पिछली बार क्वेश्चन आया था, मैंने मेरे करंट अफेयर्स में उसमें अपने नोट्स में भी तैयार किया था, एनबीएफसीज क्या है, प्रमुख एनबीएफसीज के प्रकार बताओ, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। ठीक है? जैसे इस बजट में भी लिखा हुआ है कि महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को एनबीएफसी में परिवर्तित किया जाएगा। ठीक है? अब एनबीएफसी क्या होती है, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि एनबीएफसी होती क्या है, फिर उसके प्रकार। अब ये कहां मिलेगा? तो आप मुझे बताओ, अपने आप बैंकिंग को कौन रेगुलेट करता है? वेरी गुड। ये दिमाग में अगर आपके, तो इसके उदाहरण कहां मिलेंगे अपने को एनबीएफसी के बारे में? तो आप सर्च करो एनबीएफसी को आरबीआई पे, तो वहां से जो लिस्ट आएगी वहां से आपको पता पड़ेगा एनबीएफसी के कितने प्रकार होते हैं। उसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी हो सकती है, उसमें माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हो सकती है, वहां से आपको उसके एग्जांपल्स निकल करके आएंगे। और वो ऑथेंटिक है क्योंकि वो एक वेबसाइट से लिए जा रहे हैं जो उसको रेगुलेट करने का काम करती है। इस तरह से हमको चीजों को पढ़ना है। तो सबसे पहले टर्मिनोलॉजी हमारी पूरी नहीं हो पाती, बाकी तो हम करेंगे कहां से? टर्मिनोलॉजी अगर पूरी हो जाएगी ना, 20% क्वेश्चन आपके हो गए बहुत अच्छे तरीके से। फिर हमको बड़े ओवरव्यू बनाने हैं।
जब हम पॉलिटी की तरफ जाएंगे, जब हम हिस्ट्री वाले सब्जेक्ट्स में जाएंगे, ठीक है। अब वहां पर क्या है, अब हिस्ट्री में पूछ लिया क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति की अनन्यता, उसकी विश्व की अन्य संस्कृतियों की तुलना में भारतीय संस्कृति की निरंतरता एक अनन्य विशिष्टता है। आप इन शब्दों का मतलब पहले हिंदी में, इसलिए कई बार मैं जब आपको क्लिष्ट शब्द लिखवाता हूं तो आप मुझे क्या बोलते हो, सर ये शब्द कहाँ से लाते हो? इसलिए क्योंकि हो सकता है ये शब्द आपको कल को पूछे जाए, तो क्लास में अगर वो चल रहे हैं और डिस्कशन किया है तो हम उनको बता सकते हैं। और सुधार तो आपको करना पड़ेगा अपनी हिंदी में। 120 मार्क्स की तो आपकी सीधी सीधी फोर्थ पेपर में हिंदी है ही है। तो हिंदी की किताब तो आपको पढ़ना अभी से ही शुरू कर देना होगा, तभी जाके आपकी भाषा पर पकड़ होगी। और अखबार इसीलिए पढ़ने को मैं फिर बोलता हूँ, क्योंकि अखबारों में लेख लिखने वाले जो कॉलम या स्तंभकार होते हैं, वो बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को कवर करते हुए चलते हैं। वो जिस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, वो शब्द अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप जैसा पढ़ोगे या जिसके संपर्क में रहोगे, देखो भाई, आप में से मैक्सिमम 3 साल बाद एग्जाम दोगे, 2.5-3 साल बाद में जब आरएस का दोगे, पहली बार जब मेंस आप लिखोगे, उस समय तक चीजें बहुत बदल चुकी होंगी। इन बदलावों का पता कैसे चलेगा आपको? अखबार के थ्रू, ठीक है। अब आज आप बेस बना लो कि आज ये स्थिति है, जैसे पिछला एग्जाम की एक लेवल है, और जैसे मैं 2016 से तैयारी कर रहा था, तो आज 2025 चल रहा है, कितने साल हो गए मुझे? 10 साल से मैं इस एग्जाम से जुड़ा हूं। तो मेरे पास एक व्यापक अनुभव हो चुका है चीजें कैसे बदल रही है। लेकिन ये मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं लगातार, मुझे पता है पहली बार मैंने मेरे करंट अफेयर्स 2018 में पीडीएफ मैंने शेयर की थी मेरे करंट अफेयर्स की, और आज मैं 2025 में भी करंट अफेयर्स बना रहा हूँ। लेकिन मुझे ये भी पता चल चुका है कि पहले वाले करंट अफेयर्स में और आज के करंट अफेयर्स में जो डिमांड है वो चेंज है। तो खाली हम ये तैयार हैं कि सर हमको सारी चीजें दे दे, वो काम नहीं चलेगा। आप खुद खोजी बनो। खोजी जब तक आप नहीं बनोगे, जैसे हैरी पॉटर में नहीं होता वो खोजी, हैरी पॉटर में हैरी खोजी बनता है, तो एक छोटी चिड़िया होती है, उसको पकड़ना होता है, वो उड़ती है हवा में, वो झाड़ू पे बैठ के उड़ते हैं उसमें। आपको भी वो खोजी बनना पड़ेगा। तो खोजी बनोगे तो आप आराम से एग्जाम क्लियर कर लोगे। समझ में आ रहा है कुछ? जो बात मैं बताना चाहता हूँ उस पर कुछ तुम्हारा ध्यान जा रहा है? मैं क्या कहना चाहता हूँ, जो मैं बार बार आपके ऊपर प्रेशराइज करता हूँ आपको अखबार पढ़ना, ये करना, वो करना, उसका मूल रीजन यहाँ आता है निकल करके कि जब मेन सामने आएगा ना, आप ब्लैंक हैं, सामने एक खाली कॉपी पड़ी रहेगी, उसमें 10 लाइनें होंगी, और आपके सामने एक लाइन होगी जिसको आपको इंटरप्रेट भी करना है, उसका सही आंसर भी निकालना है, उसके बाद उसका आंसर लिखना भी है, और उसके लिए आपको बहुत लिमिटेड टाइम मिलने वाला है। लेकिन वहां एक बहुत अच्छी बात यह है कि वहां पर आपको ये नहीं कहा जा रहा कि आप एग्जैक्टली यही बताओ कि 350 बिलियन डॉलर, चलो ये तो एक आंकड़ा है जो आपको बताना है, ये नहीं कहेंगे कि 18,27,04,435, नहीं, आप सीधा लिखोगे लगभग 18 करोड़। आप लिख पाओगे वहां पर कि देश की आबादी का 2 तिहाई आज भी गांवों में निवास करता है। आपको नहीं जरूरत है कि 69 पॉइंट कुछ ऐसे लिखना, नहीं। 2011 की जनगणना में राजस्थान की लगभग आधी आबादी जो है वो शिक्षित नहीं थी, महिलाओं की। अब ये जरूरी नहीं कि हम 54% वो वही लिखे आंकड़ा, वो जरूरी नहीं। राजस्थान की 2 तिहाई जनता ही शिक्षित थी 2011 में। जरूरी नहीं है कि 66.1% ही हम लिखें। बट सर जो ये फैक्ट्स मिलती है हमारे उसके अंदर आंसर राइटिंग में लिखने हैं, तो ये ज्यादा इफेक्टिव और इन्फ्लुएंस होता है कंपैरेटिवली बंदे के जो अप्रोच इसमें दिखा है। अच्छा, आप कितने फैक्ट याद कर लोगे मुझे बताओ? जब आप एग्जाम सेंटर में होते हो आप सारी चीजें याद नहीं रख सकते, आपको अंदाजा होता है केवल। और आप जब प्रीलिम्स का पेपर देने जाते हो ना, वहां पर भी आप यही करते हो, और फिर भी 50% नंबर लाना बच्चों के लिए मुश्किल होता था। 50% सामने लिखी हुई चीजों में से भी, याद किया हुआ सामने लिखी हुई चीजों में से देख करके 50% लाना मुश्किल है। तो आप सोचो, यहाँ पर 800 में से 263, मतलब नॉट इवन 33% क्यों नहीं आ रहे? इसका कारण ही है क्योंकि चीजें नहीं आ गई। पहले क्या हो रहा था बीच में, 2018 वाले और 21 वाले पेपर तक क्वेश्चन सीधे डेफिनेशन पूछ ली,
तो डेफिनेशन तो बच्चों ने याद कर रखी है, लिख दी। इस बार वो पूछ ही नहीं। इस बार करंट अफेयर्स पूछ लिए, तो करंट अफेयर से आपको रूटीन में रहना पड़ेगा जुड़ा हुआ, तभी जाकर, क्योंकि मान लो आपका एग्जाम जब होने वाला है उससे 8 महीने पहले आपने कोई चीज पढ़ी और वो जाकर के उन्होंने वहां पूछ ली, तो अगर पढ़ी हुई होगी तो हमारे दिमाग में एक ओवरव्यू होगा कि यार हाँ मैंने देखा था वहां पे कुछ, तो आप कुछ रिलेटेड लिख पाओगे और 2 नंबर में से आधा नंबर ले पाओगे। क्या जरूरी है हमारे लिए, आधा नंबर लेना या खाली छोड़ना? आधा नंबर लेना जरूरी है ना, तो उस हिसाब से आपको लिखना पड़ेगा, उस हिसाब से अपना प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप अभी से, जब आप वेरी स्टार्टिंग में, जहां बाकी लोग जब उनका एग्जाम होगा मेंस का तब उस तैयारी पर जाएंगे, आप अभी से इन चीजों को उस नजरिए से देखना शुरू कर दो। अगर वो नजरिया आपने अपना लिया अभी से, तो आप निश्चित रूप से बाकी बच्चों की तुलना में बहुत अच्छे निकलोगे, और आपको पहले ही चांस में ये मौका होगा कि आप अपना एग्जाम निकाल करके क्रैक करके चले जाओ। तो मुख्य परीक्षा की तैयारी बहुत सारा डेटा रटने की या क्लासेस देखने की तैयारी नहीं। जैसे कई बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे कि क्लासेस देखना शुरू कर दिया होगा उन्होंने, वीडियो चला रहे हैं और लाइव लाइव 8-8 10-10 घंटे की क्लासेस देख रहे हैं। मैं तो क्या, मान लो मैं 10 घंटे भी आपकी क्लासेस ले लूं, जैसे मान लो ये पास हुई है तो इसका 10 घंटे में क्लास लूं रोज, अभी इसने क्या याद किया? मैं यहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ समझाने के लिए, नहीं तो मैं तो मानता हूँ कि क्योंकि चूंकि शुरुआत में बच्चा ब्लैंक होता है, उसको पता नहीं होता, तो उसको चीज से परिचित कराना होता है। क्लास केवल परिचय मात्र होती है, केवल 5% काम है क्लास का। तो उसके बाद बार बार क्या बोलता हूं, तुम खुद प्रैक्टिस करो, तुम खुद घर जाकर इनको देखो, ताकि भाई तुम्हें ये तो पता चल गया ये चीज क्या है, एक शब्द में पता चल गया कि लोकतंत्र क्या है। लेकिन अब लोकतंत्र के प्रकारों की बात करनी हो, लोकतंत्र की विशेषताओं की बात करनी हो, तो वो तो बार बार आपको याद करनी पड़ेगी ना। मैंने जाति पढ़ा दी तुमको, जाति तुम्हें आ गई, अब तुम्हें यह भी पता चल गया कि जाति क्या है, लेकिन अब उसकी जो 6 विशेषताएं हैं कि जाति में खंडात्मक विभाजन होता है, जाति में संस्तर होते हैं, खान पान का निषेध होता है, पेशे संबंधी निषेध होते हैं, हाँ, तो ये संसर्ग संबंधी निषेध होते हैं। तो ये 5-6 लाइनें तो तुमको याद करनी पड़ेगी, तभी जाके होंगे ना। एक बार मैंने बोल भी दी, मान लो आपको याद तो नहीं हुई ना, नहीं होगी ना याद। इतनी देर से मैंने जो कुछ बोला उसमें से कितना याद है आपको? 5% भी याद नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि केवल समझा है, पढ़ाई खुद को करनी पड़ेगी। तो कई बच्चे बोलते हैं कि क्रैश कोर्स में, ये क्रैश कोर्स से कुछ नहीं होता। लगातार लंबे समय से आपने जो पढ़ा है, तो अब ये समय तो वैसे ही 100 दिन का पूरा पढ़ने का है खुद सेल्फ। हाँ, पढ़ो, रिकॉल करो, और रिकॉलिंग के लिए रोज पेपर दे सकते हो आप। तो जैसे अपना जो, अब मैं बाकी जो बच्चे भी अपने ऊपर लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं, उनके लिए सम्मर 50 जैसे हम 26 से चला रहे हैं, उनका हम क्या करवाएंगे? उनको कोई मैं पढ़ाऊंगा क्या? नहीं, उसकी जरूरत भी नहीं है। उनको खाली करना क्या है, कंटेंट देना है, वो रेगुलर पढ़ेंगे, और फिर उनको ये बताना है कि जो तुमने पढ़ा उसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले उनका टेस्ट लो, उनसे गलतियां करवाओ, गलती करके बंदा क्या करता है, सीखता है। जैसे इस बार क्वेश्चन भी था एआई वाला, हाँ, गलती करो और फिर सीखो, मतलब एरर्स से सीखते हैं हम। तो गलत करो फिर सीखो, गलत करो फिर सीखो, तो अगली बार आप उसको रिपीट मत करो। जैसे 10 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है लेटर वाला, या अर्थशास्त्र के पत्र मान लो आता है। अब अर्थशास्त्र के पत्र का एक तो फॉर्मेट का नंबर है और एक उसके कंटेंट का नंबर है। भाई हो सकता है कंटेंट में आप कमजोर हो, अरे फॉर्मेट तो तैयार कर लो। फॉर्मेट कैसे तैयार होगा? उसको पढ़ने से नहीं होगा, आपको अपने पेन से उसको लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। जैसे मान लो घर में हम सब्जी बनाते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, देखो 2 आलू लो, 2 प्याज लो, सबसे पहले इनको काटो, पानी में धो, उसके बाद एक पैन लो, उसमें तेल डालो, तेल डाल करके उसमें जीरा डालो, जीरा डाल के उसमें ये मसाला डालो, मसाले डाल के उसको पकने दो, फिर उसमें टमाटर डालो, डालने के बाद फिर उसमें आलू प्याज डाल दो, फिर उसके बाद में उसको हिलाओ बढ़िया तरीके से, थोड़ी देर ढक दो, उसमें पानी डालो, फिर उसको, ये सारा मैंने बता दिया आपको। लेकिन क्या ये बताने मात्र से आपको सब्जी बनाना आ गया?
वो तब आएगा जब आप बार बार उसकी प्रैक्टिस करोगे। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और इस प्रैक्टिस पे मतलब मैक्सिमम बच्चे पूरे टाइम वीडियोस देखते रहेंगे, मेंस की स्ट्रेटेजी क्या हो, ये क्या हो, वो क्या हो, यही करते हैं हम। मैक्सिमम तैयारी करने वाला 99% बच्चा, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि एग्जाम देने वाले 3,75,000 बच्चे हैं इस बार के। 99% को हटा दूं ना तो भी 3,750 बचते हैं, जो कि आपके पदों की संख्या का 4 गुना है। तो फाइनल जो सेलेक्ट होने वाले बच्चे हैं वो 0.25% ही तो हुए। तो ये जो 0.25% बच्चे ये कौन है? ये वो हैं जिन्होंने हर पहलू को, प्री मेंस इंटरव्यू को एक साथ लेकर ये चले, उन्होंने उसके अकॉर्डिंग मेहनत की और उसके अकॉर्डिंग ही वो आगे बढ़े। अब हो सकता है इनमें से कोई किसी कैटेगरी में हो, तो भैया उसने अपनी कैटेगरी में तो ये कंपटीशन किया ही ना कम से कम। भाई उसको अगर रिजर्वेशन भी मिला है तो वो क्यों मिला है? किसी कारण से मिला है। और उस कारण में रहते हुए भी वहां भी तो उसके जैसे लोग और भी थे, उनमें तो वो बेटर ही था, तभी तो वो कर पाया, नहीं तो कैसे करता। तो इस पर ध्यान दो, ठीक है? तो अगर ये सब कर लोगे, इसलिए आज की क्लास मैंने इसीलिए तुम्हारी रखी थी कि तुम एक पढ़ते रहो, तुम साल भर निकल जाए और उसके बाद में तुम्हें ये बताऊं कि नहीं ऐसे पढ़ना, तो तुम बोलोगे सर ये बात हमको शुरुआत में क्यों नहीं बताई। तो अभी तो तुम्हारा 6 महीना हुआ है, अभी साल भर तुम और मेरे पास हो, पूरा 1.5 2 साल, 2.25 साल तक तुम्हारा पूरा कोर्स जब तक चलेगा। तो उस पूरे समय के दौरान अब तुम्हारा अगला अप्रोच इस तरीके का होना चाहिए। जैसे मैं पीछे पढ़ाता गया आपको प्रजामंडल आंदोलन, मैंने आपको मान लो पढ़ा दिया। अब प्रजामंडल आंदोलन का एक, सबसे पहले तो एक टॉपिक ही है, वो एक टर्म है प्रजामंडल आंदोलन क्या है, आपको वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप प्रजामंडल आंदोलन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लो, उसकी शुरुआत से पहले से लेकर उसके खत्म होने के बाद तक। तो पहले तो पूछ लो कि उसके कारण क्या थे, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी। तो पृष्ठभूमि आप देखो कि प्रजामंडल आंदोलन के समय क्या स्थिति थी पहले, फिर उसके बाद में उसका विकास कैसे हुआ। यही प्रश्न आएंगे। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन के विकास पर प्रकाश डालिए। फिर उसके चरण देख लो आप, 3 चरणों में कैसे हमारे यहाँ पर राजनीतिक चेतना का विकास हो रहा है, ठीक है? फिर उसके हर एक स्पेसिफिक चरण में क्या क्या घटनाक्रम हो रहे हैं उनको आप देख लो, और फिर आप उस प्रजामंडल के प्रभाव या मूल्यांकन को देख लो, उसमें अलग अलग वर्गों की भूमिका को देख लो। इनसे ज्यादा और क्या पूछेगा, यहीं तक जाकर के हमारा एंड हो जाएगा। लेकिन हमें कम से कम एक ओवरव्यू तो बन जाएगा ना, जब भी आप दोबारा रिवीजन करो, तो ना केवल आप उसके फैक्ट्स को याद करें, क्योंकि जब तक प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तब तक, बल्कि उसके साथ साथ वो ओवरव्यू भी अपना बनाते हुए चले, क्योंकि सेंटेंस बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो तो उसी पे आएंगे ना, वो पूरे ओवरव्यू पे, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा। हाँ, समझ में आया? सर आपने एक बार ऐसा कहा था कि जो मैं जो भी स्टोरीज आपने मुझे बताई है वो स्टोरी बेस्ड होती है, जो स्टोरी बताने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ बिल्कुल सो होता यू है। थिंक कि जो क्वेश्चन आते हैं तो वो बाय टेलिंग स्टोरी वो जर्नलिस्ट और वो काम आपने किया, नहीं, तो फिर वो बिल्कुल एक कैसे, सुनो ओवरव्यू चलो मेरे, एक ओवरव्यू कैसे स्टोरीज क्या होती है मैं बताऊं। स्टोरीज होती है कि मालदेव की पत्नी रूठी रानी क्यों रूठ के भागी। अब इस स्टोरी का क्या करना है, बताओ कैसे, कंसेप्ट कहाँ डेवलप हो रहा है, वो कंसेप्ट तो वहां है ही नहीं कुछ। कंसेप्ट तो इस बात में था कि मालदेव द्वारा हुमायूं जो है उसका सहयोग क्यों नहीं किया गया, या इसका सहयोग नहीं करने के क्या परिणाम निकले, या मालदेव और हुमायूं के बीच के जो संबंध है उन पर टिप्पणी कीजिए। उसमें स्टोरी की कहां जरूरत है मुझे बताओ, कहीं पर जरूरत है? किसी भी एक स्टोरी की जरूरत हो तो मुझे बताओ वहां पर। भाई चित्तौड़गढ़ की चित्तौड़ में जो राणा सांगा है, या फिर जब आप क्या बोलते हैं महाराणा कुंभा को पढ़ते हैं, तो वहां कहीं पद्मिनी की कहानी की कहीं गुंजाइश दिखती है क्या आपको? कि कैसे वो आया, उसको देखा, और ये सब जरूरत है क्या? बट सर एक्चुअली जो स्टोरी टेलिंग होती है उसके अंदर यदि कोई कार्य हुआ तो कारण भी उसी स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व होता है। नहीं, स्टोरीज जितनी भी बनाई गई है या जो है,
वो आपके सिलेबस में कभी भी, मैंने तो उनसे प्रश्न आते हुए नहीं देखे, मैंने तो एक भी प्रश्न नहीं देखा कि उन स्टोरीज से कहीं प्रश्न आते हैं, इसलिए मैंने स्टोरीज पढ़ाई भी नहीं कभी। एक प्रश्न आप मुझे बता दो, पूरे ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको बहुत सारी स्टोरीज मिल जाएंगी, आप उनमें से एक सिंगल प्रश्न बता दो कि सर ये देखो ये प्रश्न इसमें से आया था। जैसे बनी ठनी है, उसके पीछे की स्टोरी आपकी क्या मदद करेगी चित्रकला में, मुझे बता दो। आपको याद करना पड़ेगा राजा कौन है, आपको याद करना पड़ेगा चित्रकार कौन है, आपको याद करना पड़ेगा उस चित्र के अंतर्गत जो डिजाइनिंग हो रही है, जो कलाकारी हो रही है, उस कलाकारी की विशेषताएं क्या है, क्योंकि मुद्दा बनी ठनी का खत्म हो जाता है केवल चित्रकला में, उसके बाद उसका कहीं महत्व नहीं है। फिर स्टोरी क्यों? जब राणा सांगा की एक योद्धा के रूप में आलोचनात्मक भूमिका या परिप्रेक्ष्य पूछा जाएगा, तो वहां पर फिर आपको उसकी पूरी स्टोरी नहीं पूछी जाएगी कि कैसे वो अपने भाइयों से लड़ा, ये सारा, ये उतना सब नहीं, वहां पर एक एक पॉइंट में आपको उसको कवर अप करना पड़ेगा बस। तो वो जनरली आपको जो नोट्स लिखे हैं उनमें से आप याद करो, स्टोरी क्या करेगी उसमें बताओ, समझ रहे हो? हर जगह कोई सा भी सिलेब, कोई सा भी सब्जेक्ट में आप चले जाओ, सभी सब्जेक्ट में यही चीज है। आप साइंस पढ़ रहे हो, टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, आपको जैसे एआई पढ़ रहे हो आप, तो एआई पे मान लो क्वेश्चन आना है, तो पहले एआई की परिभाषा देख लो, एआई की थोड़ी पृष्ठभूमि देख लो बैक में, ठीक है, फिर एआई के प्रकार देख लो, फिर एआई में जो टर्मिनोलॉजीज टेक्निकल हैं उन टर्मिनोलॉजीज को देख लो ढंग से, उनको आप तैयार करो। तो ये जब करोगे तभी जाकर के उसका एक ओवरव्यू आपका बनेगा। क्लियर? तो ऐसे अब आप तैयारी करना शुरू करो, आने वाले टाइम में अगर आप ऐसे तैयारी करोगे, थोड़े ही समय बाद में आपको अखबार बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कुछ सिमिलरिटी है हमारी पढ़ाई में और वहां पर। बहुत सी टर्म्स हैं जो आपको बार बार वहां दिखेगी, बहुत से लेख आपको दिखेंगे जो आपको क्वेश्चन बनाते हुए दिखेंगे, आईआर से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड, पीकेसी ईआरसीपी पे बार बार आपको वहां देखने को मिल रहा है। तो आप उसमें देखो क्यों जरूरी है राजस्थान के लिए पीकेसी, ऐसा लिखा हुआ दिखेगा आपको, तो आप वहां से निकालो यार, ये भी हो सकता है एक डायमेंशन, इसको उठा के अपने आंसर में डाल लो। जहां भी जो भी है, क्लाइमेट चेंज, तो आप देखो क्लाइमेट चेंज को हमारे बजट में भी हमने एड्रेस किया है, जो हमारा पहला बिंदु ग्रीन बजट का है 10 बिंदुओं में से, वो क्लाइमेट चेंज अडप्शन है, अडेप्टेशन है, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन सबसे पहला बिंदु रखा है हमने। हमने ग्रीन एनर्जी की बात की है, हमने ग्रीन ऑडिट की बात की है, हमने क्लाइमेट फाइनेंस की बात की है। क्यों बात कर रहे हैं हम ये सब? अब मान लो मुझे ये 4-5 बिंदु भी याद है, तो मैं तुमसे तो एक कदम आगे बढ़ गया ना, लेकिन मुझे पता होना चाहिए जलवायु वित्त क्या है, क्लाइमेट फाइनेंस किसे बोलते हैं, ये क्यों चर्चा में है, इससे रिलेटेड और भी चीजें, पेरिस समझौता कैसे क्लाइमेट फाइनेंस की बात करता है, हाल ही में जो रिसेंटली अभी जो सीओपी हुआ उसमें कैसे क्लाइमेट फाइनेंस की प्रतिबद्धता को पूरा नहीं किया गया, क्या ड्रॉबैक्स रहे, अमेरिका पेरिस समझौते से क्यों बाहर हो रहा है, वहां सब चीजें जुड़ेगी अपने आप एक साथ। क्योंकि आने वाले टाइम में सरकार इकोनॉमी में जब इतना चेंज कर रही है, तो आपका सिलेबस कुछ भी हो, ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट तो वही है। और इस बार का इकोनॉमिक रिव्यू पूरा ही चेंज दिया है पहले की तुलना में, अब की बार का जो उसका अंदाज है ना, अंदाज भी वो थोड़ा कंसेप्चुअल टाइप का अंदाज दिया है, जैसा अपना इंडियन इकोनॉमी का आता है वैसा, तो वहां फोकस करना पड़ेगा, ये बदलाव समझने पड़ेंगे कि बदलाव क्या हो रहे हैं। ठीक है, चलो।